हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीवर्स एजुकेशन। तो फाइनली दोस्तों हम लेके आ गए हैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे पिछले साल के यानी कि 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे हमारे आने वाले एग्जामिनेशन जैसे IBPS AFO का मेंस एग्ज़ाम, FCI, नाबार्ड और इवन जो UPSC का 2021 का एग्ज़ाम होगा उसके GS3 में ये एग्रीकल्चर का पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ हम इस सीरीज़ में करंट अफेयर से हटकर कुछ एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। जैसे अगर करंट अफेयर्स में कोई क्रॉप्स आ जाती हैं तो उससे रिलेटेड उसके इंस्टीट्यूट्स या कोई एग्रीकल्चर डाटा जैसे क्रॉप प्रोडक्शन या एरिया ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वीडियो शुरू कर दी है तो प्लीज़ कॉपी पेन पकड़ लीजिए और जितने भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं इस वीडियो से उसको नोट डाउन करते रहिएगा। और इसके अलावा हम इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पिछले साल के इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम और क्रॉप्स की नई वैरायटी और जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं उन सबको हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे इससे अगली वीडियो में। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IMD, इसका पिछले साल फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर कोई यही है कि वो फाउंडेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है 15 जनवरी। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इसका आंसर है 15 जनवरी। देखो, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो कि आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और IMD को एस्टेब्लिश किया गया था 1875 में और इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। इसकी 5 ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, एक है चेन्नई, मुंबई, पणजी, पुणे और तिरुवनंतपुरम। ये 5 इसकी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं। और इसके अलावा एक रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो IMD ने इसकी एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया जो ये है www.mosam.imd.gov.in। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे अपडेट्स किए, जैसे इस नई वेबसाइट में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि एक मेजर इंडेक्स है फॉर एस्टिमेटिंग द पॉल्यूशन लेवल ऑफ एनी सिटी। तो दिल्ली के लिए इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया ड्यूरिंग 2019 और इसके साथ साथ इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम था मेघदूत। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इसको याद रखिएगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना दिवस कब बनाई जाती है, वो है 15 जनवरी। दूसरी बात, ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, वो है 1875। और रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया गया है मेघदूत, इसको भी जरूर याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर में ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये कौन से नंबर का पोटैटो कॉन्क्लेव था। ऑप्शंस हैं 4th, 3rd, 5th या 6th। तो इसका सही आंसर है 3rd। ये तीसरे नंबर का ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव था जो कि 2020 में इसका आयोजन किया गया। अब इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जो एक ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव था इसको इनॉग्रेट किया गया था गांधीनगर जो कि गुजरात में है और डेट है इसकी 28 जनवरी। तो यहाँ न्यूज़ में पोटैटो की बात हो रही है तो पोटैटो से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंस्टीट्यूट है CIP जो है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये सिचुएटेड है पेरू, साउथ अमेरिका में। दूसरा है CPRI यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये सिचुएटेड है शिमला, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है CTCRI, इसका है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये सिचुएटेड है तिरुवनंतपुरम, केरला में। देखो, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है CPRI और CTCRI में तो एक चीज़ देख लेना कि जो CPCRI है यह है पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिचुएटेड है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। और CTCRI है ट्यूबर क्रॉप रिसर्च और ये सिचुएटेड है केरला में। देखो, अभी जैसे हमने पोटैटो के इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस किया, आने वाले जितने भी स्लाइड्स में क्रॉप के बारे में आता है तो हम उसके इंस्टीट्यूट्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 2018-19 में भारत के किस राज्य में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक था, यानी कि विच स्टेट
ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन 2018 एंड 19? तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जो वेस्ट बंगाल है ये 2018-19 के बीच वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 था। और फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 में था और इनका प्रोडक्शन था 17 मिलियन मैट्रिक टन्स। ये 2020 की बात हो रही है। और जो वेस्ट बंगाल का टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन था वो कंट्री के टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन में 15.9% इसका शेयर है। अब ओवरऑल प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फूड का जो प्रोडक्शन है अभी एस्टिमेटेड वाला बता देता हूँ इस साल यानी कि 2020 ईयर के लिए, वो है 99 मिलियन टन्स। और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट में है वो है 97 मिलियन टन्स। ये पुराना डाटा है जो 2018-19 का डाटा था। और टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा 314 मिलियन टन्स, 314 मिलियन टन्स। पर अब जो एस्टिमेट्स हैं, जो 2020 के एस्टिमेट्स हैं वो है 320 मिलियन टन्स। और वेजिटेबल का अराउंड है 187 मिलियन टन्स। तो ये डाटा आप ज़रूर याद रखिएगा, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम्स में पूछने के। पहला हो गया फूड प्रोडक्शन, वो है 99 मिलियन टन्स। और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 320 मिलियन टन्स। एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चंस में पूछा होगा कि एस्टिमेट्स 2020 का एस्टिमेट्स, तो ये वाला डाटा लिखना जो 320 मिलियन टन्स है। और अगर 2019 लिखा है तो उसका आंसर होगा 314 मिलियन टन्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि देश में पहली बार कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो उसके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, केरला और आसाम। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जो लैंड लीजिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला है अपने राज्य में। अब इस पॉलिसी के आने के बाद कोई भी इंस्टीट्यूट या एनजीओ गांव के जो फार्म लैंड्स हैं उनको लीज पर ले सकता है। मैक्सिमम कितना है इसमें? 30 एकड़ ऑफ लैंड। इतने लैंड को ये लीज पर ले सकता है फॉर 30 ईयर्स, 30 साल के लिए। तो यहाँ पर प्रोविज़न है इस पॉलिसी के अंदर कि 30 साल से ज़्यादा की लैंड लीजिंग नहीं करी जाएगी। देखो यहाँ लैंड लीजिंग की बात हो रही है तो एक अलग टर्म भी आती है टीनेंट फार्मर करके। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, टीनेंट फार्मर एक पर्सन या एक फार्मर होता है जो फार्मिंग करता है किसी दूसरे की लैंड पर। जैसे एक फार्मर है ए और दूसरा फार्मर है बी। जो ए फार्मर है वो बी फार्मर के लैंड में क्या कर रहा है? कल्टीवेशन कर रहा है और उसको एक रेंट, मतलब उस लैंड का रेंट दे रहा है बी को। जो ए है वो बी को क्या दे रहा है? लैंड का रेंट दे रहा है। तो जो इसमें ए है ये टेनेंट फार्मर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इस स्कीम को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो उसके ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला या असम। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो इस योजना के अंदर क्या किया जाएगा? अगर कोई भी फार्मर कल्टीवेशन के दौरान अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको इंसेंटिव दिए जाएंगे या कंपेंसेशन दिया जाएगा। इंसेंटिव तो नहीं कहेंगे, कंपेंसेशन दिया जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। इस स्कीम के अंदर अगर किसी फार्मर की दुर्घटना के दौरान उसके किसी पार्ट में डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उस कंडीशन में दिया जाएगा 2.5 लाख इन कंपेंसेशन। पर अगर किसान का कोई बॉडी पार्ट कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाता है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो उस केस में 5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU विथ ए जर्मन फर्म फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? देखिए जो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले साल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ZBNF। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन से स्टेट ने जर्मन फर्म के साथ एक MOU यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आपको ये पता भी होगा कि जो आंध्र प्रदेश है ये भारत का पहला स्टेट है जो कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। तो इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। जो आंध्र प्रदेश है इन्होंने जर्मन की एक कंपनी है उससे 1000 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया है फॉर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए। अब जो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है थ्रू परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सिंस 2015-16 से
इन दो स्कीम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। देखो जो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जीरो कॉस्ट पे हमको कल्टीवेशन करना ऑफ ए क्रॉप। देखिए इसके 4 पिलर्स हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। पहला है बीजामृत, दूसरा जीवामृत, तीसरा मल्चिंग और चौथा है वापसा। आपने इन चारों के बारे में सुना होगा। बीजामृत फॉर सीड इनोकुलेशन और जीवामृत फॉर सॉइल एप्लीकेशन, यानी कि इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाएगा। फर्टिलाइज़र की जगह इस जीवामृत का यूज़ किया जाएगा जो 100% ऑर्गेनिक होता है। तीसरा मल्चिंग फॉर वीट सप्रेशन एंड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन और चौथा है वापसा, ये है सॉइल वाटर मैनेजमेंट। तो ये 4 पिलर हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसको पहले अडॉप्ट किया गया था कर्नाटक ने 2018 के दौरान। पर अगर क्वेश्चन ये है कि कौन सा पहला स्टेट है जिसने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वैसे अक्सर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि पॉलिसी कौन से स्टेट ने लाई, तो आंसर उसका क्या होगा, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको हम KVIC बोलते हैं, इज सेटअप टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ पटोला साड़ी। पटोला साड़ी के प्रोडक्शन के लिए KVIC ने भारत में पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को एस्टेब्लिश किया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है गुजरात। अब पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि जो KVIC है इसने पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो कि पटोला साड़ी का प्रोडक्शन करेगा, इसको एस्टेब्लिश किया है सुरेंद्र नगर इन गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा, गुजरात। पटोला साड़ी के बारे में बता दूं, पटोला साड़ी क्या होती है, डबल आइकेट वोवन साड़ी होती है। यानी कि देखो ये तो सिल्क से तो बनी ही है, पर इसकी खासियत ये होती है कि जो ये साड़ी है ये दोनों तरफ से सुलटी होती है। जैसे आपने साड़ी देखी होगी, एक तरफ से सुलटी होती है, एक तरफ से उल्टी होती है। पर पटोला साड़ी के केस में, यानी कि पटोला सिल्क साड़ी के केस में, जो साड़ी है वो दोनों तरफ से फैब्रिक वोवेन होगी, यानी कि डबल आइकेट होगी। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जो पाटन की पटोला साड़ी है इसको GI टैग भी मिल चुका है इन रिसेंट ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय मुप्पा राव वेंकटेश नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, मुप्पा राव वेंकटेश नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस। ये किसको दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता माना जाता है इन इंडिया। देखो जो ये MS स्वामीनाथन जी हैं, इनका मैं पूरा नाम बता देता हूँ, डॉक्टर मानकाम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, ये इनका पूरा नाम है। देखो जो ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है और इसके पहले रेसिपिएंट हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जी के बारे में जान लेते हैं। ये 1972 से 1979 के बीच में डायरेक्टर जनरल थे ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ ICR के DG भी रह चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके भी ये DG रह चुके हैं ड्यूरिंग द 1982 टू 1988। चलिए, मैंने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट के बारे में बोला, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में 24 फरवरी 2020 को किसी वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड उसका फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो आपको इसका आंसर देना है कि ये वेलफेयर स्कीम कौन सी थी। ऑप्शन है आपके ये PM किसान, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन या D प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वेलफेयर स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी। तो इसका आंसर है PM किसान। देखो जो PM किसान स्कीम है इसको 24 फरवरी 2019 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था बाय नरेंद्र मोदी जी। जैसे PM किसान है, इसी की जैसे एक स्कीम है ऋतु बंधु और ये चलाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा। देखो PM किसान है, इससे पहले ही आ चुकी थी ऋतु बंधु स्कीम, ये भी कहीं ना कहीं PM किसान जैसी ही है।
इसमें एज ए पेंशन प्रोवाइड किया जाता है टू द फार्मर्स। अब पीएम किसान के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इनको 6,000 रुपये पर साल के हिसाब से इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन द बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स। और फार्मर भी स्पेशली जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड की जाती है ये पीएम किसान स्कीम। तो अब देख लेते हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इनके लिए क्या मानक है। जो मार्जिनल फार्मर हैं जिनका लैंड होल्डिंग होती है लगभग 1 हेक्टेयर से कम, अगर 1 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग है तो वो आएंगे मार्जिनल फार्मर वाली कैटेगरी में। और अगर लैंड होल्डिंग है 1 to 2 हेक्टेयर वो आएंगे स्मॉल, सेमी मीडियम में आएंगे 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम में आएंगे 4 to 10 और लार्ज में आएंगे अबाउट 10 हेक्टेयर्स। तो पीएम किसान जो बेनिफिशियरी होते हैं उनकी लैंड होल्डिंग होती है लेस देन 2 हेक्टेयर। तो इसको आप याद रखना, क्योंकि पीएम किसान के अंदर कौन से फार्मर्स आ रहे हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द 4-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना ऑर्गेनाइज बाय ICR। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस शहर ने इस सम्मेलन यानी कि इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करी। तो ऑप्शन है इंदौर, कोचीन, तिरुवनंतपुरम या तिरुचिरापल्ली। तो इसका सही आंसर है तिरुचिरापल्ली। देखो जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना हुआ था इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था ICR का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, और ये सिचुएटेड है तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली ही इसका आंसर है। यहीं पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना 2020 ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी थीम थी इनोवेशन इन सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट इन बनाना। चलिए बनाने की बात हो रही है तो बनाने के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। 2020 जो ईयर था इसमें बनाना का प्रोडक्शन था अराउंड 32 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो ये फिगर आप ज़रूर याद रखिएगा कि 32 मिलियन मेट्रिक टन्स बनाना का प्रोडक्शन था इन 2020। और लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें ऑफ बनाना, पहले नंबर पर है तमिलनाडु, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसमें जो 3 चीज़ें आई हैं ये आप जरूर याद रखिएगा। एक तो ये इंस्टीट्यूट हो गया जो सिचुएटेड है तिरुचिरापल्ली, दूसरा प्रोडक्शन 32 मिलियन मेट्रिक टन्स, और तीसरा जो नंबर 1 स्टेट है तमिलनाडु, इसको आप स्टॉक मार्क कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय जैविक खाद्य उत्सव, जिसको हम बोलते हैं नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, इसको कौन से राज्य में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली यानी कि डी इसका सही आंसर है। देखो हमने यहाँ ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की बात करी थी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके 4 प्रिंसिपल होते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, दूसरा है इकोलॉजी, तीसरा है फेयरनेस एंड केयर। तो ये 4 इसके प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। और इसके इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं। 2 इंस्टीट्यूट्स बहुत ही मेन है। पहला है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये है गाजियाबाद यूपी में। दूसरा ICR का इंस्टीट्यूट है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिचुएटेड है गंगटोक सिक्किम में। देखो 2 चीज़ें हैं, एक है सेंटर ये है गाजियाबाद में, और दूसरा है रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR का, ये है सिक्किम में। और ये कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग और फादर ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे मासानोबू फुकुओका है इनका नाम। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं। मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और बगाई जो ये पोस्ट हैं ये मैंने ली है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, जो है एग्रेरियन 11 नाम से, एग्रेरियन 11 ये। तो इस नाम से मेरी इंस्टाग्राम की ID है, वहाँ मैं ऐसे पोस्ट करते रहता हूँ। वहाँ जाकर आप ये सारे जितने भी पोस्ट हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अटल किसान मजदूर कैंटीन, ये योजना कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट की है। देखो इसका आंसर है हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। $450 मिलियन लोन इज ग्रांटेड टू इंडिया फॉर अटल भूजल योजना बाय विच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने $450 मिलियन लोन ग्रांट किया है टू इंडिया फॉर अटल भूजल योजना। देखो जो अटल भूजल योजना है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 25 दिसंबर
2019। अब आपको पता होना चाहिए कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। और जो ये अटल भूजल योजना है इसको जल जीवन मिशन के अंदर लॉन्च किया गया था और इसका आउटले है 6000 करोड़। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है 2020 से लेकर 2025। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। देखो 2019 यानी कि 24 फरवरी 2019 को तो पीएम किसान लॉन्च किया गया था इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। और ऐप की बात करें पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन तो इसको लॉन्च किया गया 2020 में। देखो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, खाली क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2020 ये कौन सी जगह आयोजित किया गया था। ऑप्शन है बेंगलुरु, सूरत, इंदौर या मुंबई। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच करोड़ रिलीफ पैकेज वाज अनाउंस्ड बाय द सेंटर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला है 1.7 लाख, 2.3, 5.8 या 4.5। तो इसका सही आंसर है 1.7 लाख। देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे, आपको बस इसका आंसर पता होना चाहिए कि कितना पैकेज था और आप इसको नोट करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यू व्हीट वेराइटी दैट शोज हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि व्हीट की नई वेराइटी है। इसके ऑप्शंस हैं मैक्स 4028, यूपी 1109, सी HS 295 या डी VL 829। देखो अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। और इसका सही आंसर है मैक्स 4028। ये वैरायटी है जो हमारी मैक्स 4028, इसको डेवलप किया गया है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में सिचुएटेड है। ये इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो इन्होंने डेवलप किया है एक बायो फोर्टिफाइड ड्यूरम व्हीट। ड्यूरम व्हीट आपको पता ही होगा व्हीट के कितने टाइप्स होते हैं, तो उन्हीं में से एक ये ड्यूरम व्हीट है, एक व्हीट का प्रकार है। इसमें बायो फोर्टिफिकेशन किया गया ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर अमाउंट की बात करें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा होगी 14.7%। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, 102 दिन में तैयार हो जाएगी। और यील्ड की बात करें तो लगभग 19 क्विंटल्स पर हेक्टेयर इसकी एवरेज यील्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द मेथानोट्रोपिक बैक्टीरिया जो कि मेटाबोलाइज करेगा मीथेन इनटू विच गैस। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जो ये मेथानोट्रोपिक बैक्टीरिया है इसको डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये मीथेन को किस गैस में कन्वर्ट करेगा। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये मेथानोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट करेगा मीथेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पिछले साल इंडिया की रैंक आई थी बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज इन एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं API। तो इसमें भारत की रैंक क्या थी। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि API में भारत की रैंक क्या थी। तो इसका सही आंसर है सेकंड। और एनिमल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो इंडिया नंबर 1 में है इन एनिमल या लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। देखो ये एक और क्वेश्चन आ गया जो कि वैरायटी से रिलेटेड है, जिसका नाम है सह्याद्री मेघा। जो ये सह्याद्री मेघा है ये एक रेड कलर की वैरायटी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये वैरायटी कौन से क्रॉप की है। तो इसके ऑप्शंस हैं मेज़, व्हीट, बार्ले और पैडी। इसका सही आंसर है पैडी। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जो ये वैरायटी है सह्याद्री मेघा, इसको डेवलप किया गया है UAHS यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये सिचुएटेड है शिवमोगा, कर्नाटक। उसके बारे में और डिटेल्स में जान लेते हैं। इसको डेवलप किया गया है बाय क्रॉस बिटवीन ज्योति वैरायटी एंड अक्कालू वैरायटी ऑफ पैडी। प्रोटीन कंटेंट है इसमें 12.48%, यील्ड 65 क्विंटल पर हेक्टेयर। और इसकी एक खासियत बात है कि जो ये सह्याद्री मेघा वैरायटी है ये रेसिस्टेंट है टू ब्लास्ट डिजीज़। जो ब्लास्ट डिजीज़ होती है, जो कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण जो डिजीज़ होती है ब्लास्ट डिजीज़, इसके रेसिस्टेंट है ये वैरायटी। देखो जो अभी मैंने एक कार्ड यहाँ पर अटैच कर रखे हैं जो आप ये देख पा रहे हैं, ये मैंने लगभग अगस्त के महीने में इसको शेयर कर दिया था हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जो एग्रेरियन 11 नाम से है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल। देखो एक तो पहला ही क्वेश्चन निकल के आ गया कि नेशनल पंचायती राज डे कब बनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 24 अप्रैल। पर यहाँ क्वेश्चन दूसरा है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। इसमें ऑप्शंस हैं शुभम, स्वराज, स्वयं या स्वामित्व। ये एक स्कीम का नाम है, हमें स्कीम का नाम बताना है कि कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने। तो इसका आंसर है स्वामित्व। देखो स्वामित्व स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2020 को। डेट आपको याद होनी चाहिए कि कौन से दिन इसको लॉन्च किया गया था, 24 अप्रैल 2020। अब इसके फुल फॉर्म की बात करें तो स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है वो है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। देखो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको इतना याद होना चाहिए कि स्वामित्व स्कीम किससे रिलेटेड है और कब इसको लॉन्च किया गया था। देखो जो इसका मेन एम क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ मैपिंग करी जाएगी, जिससे क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगी फॉर क्रिएशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, GPDP। तो इन प्रोग्राम की फ्रेमिंग के लिए जो ये स्वामित्व योजना है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये रिसेंटली किस स्टेट ने मॉडिफाई कर रखी है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। बस आपको इतना याद रखना है कि ये कौन सा स्टेट है, बस महाराष्ट्र आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक मछली निर्यात करने वाले राष्ट्रों में भारत की रैंक क्या है, इसका सही आंसर है 4th। इंडिया 4th नंबर पर आती है जो कि लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्ट करती है टू द वर्ल्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड फॉर बी कीपिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आत्मनिर्भर अभियान। तो ऑप्शंस इसके अंदर हैं 800 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ या 100 करोड़। तो इसमें जो इसका सही उत्तर है वो है 500 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य के प्रदेश सरकार ने जो ये दो वैरायटी हैं शाही लीची और जारदालू मैंगो, इसको डिलीवर करेंगे टू द डोर स्टेप ऑफ पीपल्स। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात या बिहार। तो शाही लीची की बात करें, आपको पता ही होगा शाही लीची कौन से स्टेट में ग्रो की जाती है या कौन से स्टेट के लिए इसको GI टैग मिल चुका है, तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अब बात करी जाए शाही लीची की, तो शाही लीची जो है वो ग्रो करी जाती है मुजफ्फरपुर, जो सिचुएटेड है बिहार में, और इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको हम बोलते हैं GI टैग, ये भी मिल चुका है ऑन अक्टूबर 2018 में शाही लीची को GI टैग मिल चुका है। और जो ये जारदालू मैंगो की बात करी थी, इसको भी GI टैग मिल चुका है, और ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की, जो बिहार के अंदर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए जारदालू मैंगो के लिए GI टैग मिल चुका था ऑन मार्च 2018। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइंटिस्ट एट पुणे बेस्ड आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो इसका जिक्र पहले भी हुआ था, आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपको इतना याद रखना है कि कहाँ है, ये है पुणे महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन में यह है कि ARI यानी कि आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ड्वार्फ जीन को मैप किया है इन वीट क्रॉप। तो आपको उनके नाम बताने हैं कि वो इस जीन का नाम क्या है। ऑप्शन है RST14, RST18, RST1 या लास्ट ऑप्शन बोथ A एंड B। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ A एंड B। जो ये दो जीन हैं RST14 एंड RST18। देखो RST14 और RST18 से पहले भी एक एलील था जो जिसकी हमने बात की RST1। देखो जो RST14 और RST18 है, इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन सोइंग ऑफ वीट इन रिटेन्ड स्टेबल कंडीशन, यानी कि जो राइस के स्ट्रॉ हैं या स्टेबल्स हैं वो अभी फील्ड में ही हैं, उसमें ही अगर हम वीट का कल्टीवेशन करने जा रहे हैं तो ये दो जीन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इससे पहले ही अगर हम RST1 एलील की बात करें तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं था। ये थे तो ड्वार्फिंग एलील, बट जो उसकी कोलियोप्टाइल लेंथ और सीडलिंग सूट लेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। पर जो RST14 और RST18 की जीन है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे फॉर सोइंग इन रिटेन्ड स्टेबल कंडीशन,
तो इस केस में क्या होगा, हमको डीप सोइंग कंडीशन में जाना पड़ेगा। अगर हम डीप सोइंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कोलेप्टाइल लेंथ हमको ज़्यादा चाहिए होगी और सीडलिंग की सूट लेंथ ये भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ इस केस में RST 14 और 18 इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन CMAP कॉम्प्रहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट टू मॉनिटर फार्मर्स नीड। तो ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश।